हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं एस मनी, आप लोगों का फिजिक्स टीचर। और आप सारे स्टूडेंट्स का काफी मोस्ट वेलकम करता हूं इस क्लास में। मेरे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स में अगर बिहार बोर्ड से हैं तो आज हम लोग 8th नंबर चैप्टर 8वां चैप्टर का सारा फिजिक्स का इंपॉर्टेंट गेस ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद मेरे बच्चों 5-6 चैप्टर और बचेगा, उसको ही पढ़ा दूंगा। फिजिक्स का पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। प्लेलिस्ट से जाकर के पीछे के चैप्टर को देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे बच्चों, आप देखोगे तो ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप का लिंक भेज देंगे, उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। एमिंग हाई हिंदी टेलीग्राम चैनल का नाम है और डिस्क्रिप्शन वगैरह, और प्ले स्टोर से एमिंग हाई आप जरूर इंस्टॉल करिएगा स्टडी के लिए। सबसे पहले क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कौन होता है? जिसको चलने के लिए माध्यम की जरूरत ना हो, जो बिना माध्यम बिना मीडियम के चल सके। तो देखिए, तो प्रकाश तरंग बिना मीडियम के चल सकता है, एक्स किरण भी चल सकता है, अवरक्त इंफ्रारेड रे भी। लेकिन जो ध्वनि तरंग है मेरे बच्चों, इसको चलने के लिए कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए, कम से कम हवा भी चाहिए। तो जो हमारा ध्वनि तरंग है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, ये हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस नेचर का होता है? देखिए, ये अनुप्रस्थ नेचर का होता है, ट्रांसवर्स नेचर का होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति हमारा अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का मतलब क्या होता है ना, कि अगर वेव इधर जा रहा है, तरंग इधर जा रहा है, तो इसका जो विद्युत चुंबकीय तरंग में जो कंपन होता है, किसका? विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का, और वो जिधर वेव जाता है ना, उसके लंबवत में कंपन होता है। जैसे मान लीजिए वेव इधर जा रहा है तो कंपन हो रहा है ऊपर नीचे ऐसे, या ऐसे 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 ऐसे। समझे मैंने क्या बोला आप लोगों को? तो उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, जिसमें जिधर तरंग जा रहा है उसके लंबवत दिशा में कंपन हो। तो वो हमारा आंसर इसका हो जाएगा मेरे बच्चों ए। 2 का सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, अनुप्रस्थ। चलिए 3 नंबर, रेशियो ऑफ, यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बी, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड बी और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अच्छा, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र बी भी होता है और विद्युत क्षेत्र ई भी होता है, दोनों होता है ना। कहीं भी विद्युत चुंबकीय तरंग चलता है तो उसमें दोनों के दोनों होता है, ये बी भी होता है, ई भी होता है। तो बी बाई ई का मात्रक क्या होगा, यूनिट क्या होगा? देखिए, इसमें एक चीज पढ़े होंगे आप कि ई बाई बी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है, और स्पीड का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में बी बाई ई पूछ रहा है, ना कि ई बाई बी। तो ई बाई बी सी के बराबर, तो बी बाई ई कितना होगा? सी क्यूब 1 बाई सी के बराबर। और इसका जो यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड, इसका हो जाएगा मेरे बच्चों सेकेंड पर मीटर। ये देख लीजिए, यानी इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी। 3 का सही आंसर बी हो जाएगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। ई बाई बी होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका उल्टा करेंगे तो यूनिट भी बदल जाएगा, तो जो मीटर पर सेकेंड था वो सेकेंड पर मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्कवर द लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किन्होंने खोज किया था कि जो हमारा लाइट है, हमारा प्रकाश है, वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। 4 का, तो वो मैक्सवेल खोज किए थे मेरे बच्चों सबसे पहले कि लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए, मैक्सवेल और हर्ज दोनों का रोल था। एक लेबोरेटरी में मेरे बच्चों खोज किए थे, बनाए थे, और एक खोज किए थे। तो अगर पूछा जाए कि किन्होंने खोज किया था तो मैक्सवेल बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लाइट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, ये लोगों को नहीं पहले पता था। लोगों को पहले लगता था ना कि जो लाइट है उसको चलने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, समझ रहे हैं? तो इसलिए उसको विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं माना जाता था। लेकिन मैक्सवेल सर बताए थे कि लाइट विद्युत चुंबकीय तरंग है। 5 नंबर पढ़िए, 5 नंबर क्वेश्चन, प्रयोगशाला में विद्युत चुंबकीय तरंग को उत्पन्न करके उसको अस्तित्व का सब प्रथम, हाँ मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक साइंटिस्ट खोज किए थे और एक साइंटिस्ट प्रयोगशाला में लेबोरेटरी में बना करके बताए थे कि जो लाइट का जो गुण है, प्रॉपर्टी, वो विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रॉपर्टी से मिलता है। और वो जो साइंटिस्ट थे मेरे बच्चों, वो हमारे हर्ज थे। हर्ज वो साइंटिस्ट थे जो प्रयोगशाला में, और मैक्सवेल खोज किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बी हो जाएगा 5 का। 6 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, किसके पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है? याद रखिएगा मेरे बच्चों कि जिस
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंग का फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति सबसे अधिक होगा, जिसका भी उसका ऊर्जा एनर्जी भी सबसे ज्यादा होगा। तो 6 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा ए हो जाएगा, गामा रे। गामा रे का फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम। ध्यान दीजिए, गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम, तो 6 का सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बच्चों 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर में एक्सरे का प्रॉपर्टी किनके जैसा है? गामा रे के जैसा। जैसे आप लोग अभी मैंने बताया ना कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, उससे कम एक्सरे का होता है, ठीक है। और गामा रे का ऊर्जा भी सबसे ज्यादा होता है, एनर्जी भी, एक्सरे का थोड़ा कम। तो एक्सरे का सारा गुण गामा रे के जैसा मिलता है। बस अंतर यह होता है कि जो एक्सरे है ना, इसका भेदन क्षमता यानी किसी चीज में छेद करके पार करने की क्षमता गामा से थोड़ी कम होती है। गामा का जो क्षमता होता है ना, भेदन क्षमता, वो बहुत होता है। देखते हैं एक्सरे जब पार करता है शरीर से, हड्डी से पार नहीं करता है, मांस वगैरह से पार करता है, लेकिन गामा तो मेरे बच्चों ड्रामा कर देगा। तो इसीलिए याद रखिएगा गामा रे, एक्सरे का गुण गामा रे के जैसा मिलता है। 7 के बाद 8 नंबर, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। अच्छा, एक्सरे का जो तरंग दैर्घ्य है उसके वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा? लगभग एंगस्ट्रम का ऑर्डर होता है, ठीक है, एंगस्ट्रम का। इसका आंसर डी होगा। 9 नंबर, एक्सरे आर फॉर्म्ड बाय। एक्सरे कैसे बनता है? एक्सरे आर फॉर्म्ड बाय रिनाबिस्ट कणों से नहीं। एक्सरे बनी हुई है किससे? निगेटिव चार्ज पार्टिकल से नहीं, धनाभिष्ट पार्टिकल से। विद्युत चुंबकीय विकिरण, हाँ आंसर सी। एक्स किरण है ना, वो एक्चुअली क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसका आंसर 9 का सी होगा। 10 नंबर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विद्युत चुंबकीय तरंग के चलने की दिशा क्या होती है? ई क्रॉस बी मेरे बच्चों। इसका सही आंसर डी होगा। कहीं भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंग चलती है, तो उसके चलने की दिशा ई क्रॉस बी होती है। जो जैसे मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो अगर ई क्रॉस बी करने से जो डायरेक्शन मिलता है ना, आप क्रॉस प्रोडक्ट पढ़े होंगे, तो उधर ही जाता है विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके विद्युत क्षेत्र ई, चुंबकीय क्षेत्र बी, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो जो डायरेक्शन आता है उधर ही जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो 10 का सही आंसर मेरे बच्चों हमारा हो जाएगा डी, पैरेलल टू ई क्रॉस बी। बी क्रॉस ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, बी क्रॉस ही से उल्टा दिशा निकल जाएगा, उल्टा। अगर लाइट इधर जा रहा है तो बी क्रॉस ही उल्टा तरफ होगा, तो बी क्रॉस ही नहीं, ई क्रॉस बी। इसका आंसर डी होगा 10 का। 11 नंबर बच्चों, 11 नंबर, रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी, परमेबिलिटी म्यू नॉट परमिट। अच्छा, कह रहा क्या सही रिलेशन होगा स्पीड ऑफ लाइट वगैरह के बीच? बड़ा आसान क्वेश्चन है जी, हलूबाई जी। कैसे? आप लोग पढ़े होंगे कि लाइट का जो स्पीड सी होता है 1/√अंडर एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट होता है। रूट को इस साइड कर दीजिए तो स्क्वायर होगा, तो सी स्क्वायर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट, और यहां से इंटू करेंगे तो एप्सिलॉन इनटू म्यू नॉट इनटू सी स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 1 के बराबर। यानी इसका 11 का सही आंसर हो जाएगा हमारा सी मेरे बच्चों। देख लीजिए, कभी कभी एग्जाम में ये वाला भी ऑप्शन दिख जाता है, कभी कभी ये वाला भी दिख रहा है, और इस क्वेश्चन में तो ये वाला दिया है अंतिम वाला। तो इस सब को सॉल्व किए तो वहीं आ गया 11 नंबर। नेक्स्ट 12 नंबर में क्या कह रहा है, पढ़िए। कह रहा है 12 नंबर में मेनली रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, जो विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होता है उसके उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है ना मेरे बच्चों कि जब भी कोई चार्ज, कोई आवेश त्वरित होता है, एक्सीलरेशन, देखिए एक होता है रेस्ट में रुका हुआ रहना, एक होता है एक समान कांस्टेंट वेलोसिटी, एक समान वेग से आगे बढ़ना, ठीक है, और एक होता है मेरे बच्चों त्वरित होना, जहां पे वेलोसिटी बदलेगी, यानी वेग ना हर जगह पे बदलेगा आवेश का। तो जब त्वरित होता है कोई भी आवेश, तो उससे न एनर्जी निकलता है, ऊर्जा निकलता है विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो इसका सही आंसर 12 का हो जाएगा क्या? आवेश की त्वरित गति। 12 का सही आंसर बी हो जाएगा बच्चों, 12 का बी, आवेश की त्वरित गति। टिक करते चलिएगा। 13 नंबर, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय, मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? 13 का मेरे बच्चों, 13 का सही आंसर देखिए क्या है, सुनिए क्या है कि कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे उत्पन्न होता है, कहीं भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बदले
इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युतीय क्षेत्र बदले तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जैसे अगर कोई आवेश रुका हुआ होता है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो चारों ओर बन रहा होगा, यानी विद्युतीय क्षेत्र जो बन रहा होगा, वो नहीं बदलेगा। इसके चारों ओर का विद्युतीय क्षेत्र एक समान रहेगा, क्योंकि आवेश रुका हुआ है तो इसका विद्युतीय क्षेत्र भी हर जगह पे मेरे बच्चों जितना रहेगा उतना रहेगा। तो उस समय मेरे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र नहीं बदलता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन अगर कोई आवेश या तो एक समान वेग से चले, ऐसे हम तो चले भैया जी ऐसे हम टक्का के, समझे, कोई आवेश देखिए ऐसे चले, हम तो चले ऐसे, हम तो चले भैया जी, हम तो चले भैया जी ऐसे हम टक्का के। तो अगर कोई आवेश चलता है एक समान वेग से तो उस समय भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। या कहीं अगर विद्युतीय क्षेत्र बदल रहा है तो भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा बच्चों सी, मूविंग चार्ज, कोई आवेश चलेगा तो भी और कहीं विद्युत क्षेत्र बदलेगा तो भी। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर, 14 में क्या कह रहा है, फॉर ऑब्टेनिंग हार्ड एक्सरे विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड। अच्छा, जो हार्ड एक्सरे होता है उसको प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, यस, हार्ड एक्सरे 14 का। तो देखिए एक्स क्या होता है ना, हाँ क्या होता है ना कि एक्सरे प्राप्त करने के लिए कि कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को काफी ज्यादा वोल्टेज से एक्सीलरेट करवाते हैं, काफी ज्यादा वोल्टेज से। और जब इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा वोल्टेज से एक्सीलरेट करता है मेरे बच्चों, तो उसके बाद किसी चीज से वो जाके टकरा जाता है। और जब किसी चीज से टकरा जाता है मेरे बच्चों, तो टकराने के बाद वहां क्या होता है कि और हाँ किसी चीज से टकराया जाता है और उसकी एटॉमिक मास ज्यादा होती है, परमाणु भार ज्यादा होता है जिस चीज टकराता है उसको, उस मेटल का, तो वहां एक्सरे उत्पन्न होता है। तो देखेंगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों सी, उच्च त्वरक वोल्टता, हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज एंड टारगेट ऑफ हाई एटॉमिक मास। जिस चीज से टकराता है, जिस परमाणु से, उसका एटॉमिक मास ज्यादा होना चाहिए, परमाणु भार ज्यादा होना चाहिए और काफी स्पीड में टकरा है, और काफी स्पीड के लिए हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज होना चाहिए। काफी ज्यादा वोल्टेज में इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो काफी ज्यादा स्पीड में जाके टकराएगा। चलिए, तो इसका सही आंसर 14 का हो गया सी। 50 नंबर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहां ई होना चाहिए था, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी एच ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट्स इन एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, देन डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव वाई एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड, कि अगर वेव जा रहा है एक्स की ओर तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र, जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बच्चों, वो वैद्युत क्षेत्र जो ई है वो वाई की ओर कंपन करेगा, और चुंबकीय क्षेत्र जो है बी वो जेड की ओर कंपन करता है, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंग में होता ही है। आपको पता है बढ़िया से, विद्युत चुंबकीय तरंग में जिधर जा रहा है एक तरफ जाएगा वेव, एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंपन करेगा, एक तरफ मेरे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र कंपन करेगा। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे बच्चों कि कौन सही है, तो अगर एक जा रहा है एक्स की ओर और एक जा रहा है जेड की ओर, एक एक्स अक्ष की ओर एक जेड अक्ष की ओर, तो वो हमारा वाई अक्ष की ओर होगा, यानी 15 का सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देख लीजिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रीसियस स्टोन। जो बहुमूल्य पदार्थ होता है ना, नग पत्थर, उसको पहचानने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो 16 का आंसर होगा अल्ट्रा वायलेट रीजन, पराबैंगनी किरणें। याद रखिएगा, बहुमूल्य नग जो होता है ना, उसको पहचानने के लिए पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। 17 नंबर, व्हेन लाइट ट्रैवल इन वैक्यूम, जब प्रकाश वैक्यूम में चलता है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ दीज आर। जब कोई लाइट वैक्यूम में चलेगा मेरे बच्चों, वैक्यूम मतलब एक तरह से जहां कोई कुछ ना हो, निर्वात हो, कुछ हवा भी नहीं हो, ठीक, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 17 नंबर का पूछा जा रहा है मेरे बच्चों। तो 17 का वैल्यू होगा, एवरेज वैल्यू 0 होगा। क्यों, देखिए अगर मान लीजिए लाइट इधर जा रहा है तो जितना वैद्युत क्षेत्र ऊपर कंपन किया उतना नीचे भी कंपन करता है, आपको पता होगा ऐसे करके, अब पढ़े होंगे डिटेल में तो पता होगा कि जितना ऊपर कंपन करेगा ये वैद्युत क्षेत्र मेरे बच्चों, उतना ही ये वैद्युत क्षेत्र नीचे कंपन करेगा, तो इन दोनों का एवरेज 0। या चुंबकीय क्षेत्र जितना इधर कंपन करेगा जेड अक्ष की ओर पॉजिटिव में, उतना ही जेड अक्ष की ओर निगेटिव में, तो इसका भी 0 हो जाता है। तो एवरेज वैल्यू जो औसत मान हो जाता है
वो शून्य हो जाता है। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। इन एनी लिक्विड मीडियम, कोई लिक्विड में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट डिपेंड ऑन इट्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, पूछा जा चुका है पहले भी कि लिक्विड मीडियम में स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किस पर डिपेंड नहीं करता। 18 नंबर, 18 का सही आंसर सी हो जाएगा। इंटेंसिटी, तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता, बाकी प्रावैधुता, आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य पर तो डिपेंड करता। 19 नंबर, वायरलेस कम्युनिकेशन किन्होंने ढूंढा था? मार्कोनी ने, सबको पता होगा 19 नंबर में, सी मार्कोनी। वायरलेस, बिना कोई तार के ही बातें करने वाला, रेडियो वगैरह जो बिना, मेरे बच्चों हम लोग क्या करते हैं, रेडियो में तार नहीं जोड़ते फिर भी रेडियो चलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, विद्युत चुंबकीय तरंग से। तो वायरलेस कम्युनिकेशन मार्कोनी ढूंढे थे। चलिए 20 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ग्रीन हाउसेस। ग्रीन हाउसेस में किनका यूज किया गया? इंफ्रारेड रे का मेरे बच्चों। ग्रीन हाउस में इंफ्रारेड रे यूज किया जाता है। ओके, जो गृह हरित प्रवाह होता है ना उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब रक्त किरणें, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक। 21, ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर बिटवीन इट्स प्लेट। तो चार्जिंग देखिए, जब कैपेसिटर का प्लेट चार्ज होता है, समझिए चार्ज होता है, तो चार्ज होने के दौरान इसमें धीरे धीरे करके आवेश जमा होता है, मतलब आवेश बढ़ते जाता है धीरे धीरे करके। तो पहले जो विद्युतीय क्षेत्र कम था, जैसे जैसे आवेश बढ़ेगा वैसे वैसे प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी विद्युत क्षेत्र वो बढ़ते जाएगा। और आपको पता है, अभी मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बढ़ेगा तो वहां मेरे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होना है। कहीं भी वैद्युत क्षेत्र अगर बदलता है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा डी मेरे बच्चों। ठीक है, यहां चुंबकीय क्षेत्र बी भी उत्पन्न होगा और दोनों एक दूसरे के लंबवत होगा, ये तो पता है। विद्युत चुंबकीय तरंग में दोनों एक दूसरे के लंबवत होता है। तो इसका आंसर डी हो गया 21 का। चलिए 22 नंबर, कह रहा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूविंग इन वैक्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि कौन सही है? 22 का कह रहा है मेरे बच्चों कौन सही है, ये कह रहा। आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन मेरे बच्चों। इसका सही आंसर 22 का देखेंगे तो 22 का सही आंसर हमारा हो जाएगा सी, ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। बड़ा आसान से मेरे बच्चों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है, आपको पता है। और आपको पता है कि के की वैल्यू कितनी होती है, उसकी मदद से निकाल सकते हैं कि के की वैल्यू होता है आप लोगों को मेरे बच्चों, और उसकी मदद से यहां से सॉल्व करके यहां से वेव नंबर की मदद से आप चीजों को निकाल लेंगे। तो इसका आंसर 22 का आप निकालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। बहुत आसान सॉल्व है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। आप के और ओमेगा के बारे में जानते होंगे तो आपको ऐसे ही निकल जाएगा, के और ओमेगा के बारे में। और ई नॉट बाई बी नॉट मेरे बच्चों सी के बराबर होता है, सबको पता होगा। ई नॉट बाई बी नॉट मेरे बच्चों सी, स्पीड ऑफ लाइट सी के बराबर होता है। ओके, और स्पीड किसके बराबर होता है आपको पता होगा? स्पीड होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ के बराबर, ये भी बच्चों को पता होगा। और फ्रीक्वेंसी कितना होता है तो आप लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है ओमेगा बाई 2 पाई। नहीं तो यहां से ई नॉट बाई बी नॉट निकालेंगे तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई इंटू लेमडा। और ये सबको पता है मेरे बच्चों कि इसको अगर रिवर्स कर दे तो 2 पाई बाई जो ई नॉट बाई बी नॉट जो होता है, ई नॉट बाई बी नॉट, या इसको रिवर्स कर दीजिए, बी नॉट बाई नॉट निकाल लीजिए। तो यहां से बी नॉट बाई ई नॉट जो निकालेंगे वो कितना आ जाएगा? बी नॉट बाई नॉट रिवर्स करेंगे तो 2 पाई ओमेगा इंटू लेमडा। और सबको पता है मेरे बच्चों यहां से कि 2 पाई बाई लेमडा को हम लोग के बोलते हैं वेव नंबर, वहां जो के है वो तरंग की संख्या। तो ये के हो गया, तो ई नॉट बाई बी नॉट और ये के कहला गया, तो ई नॉट के इक्वल टू बी नॉट ओमेगा। सी इसका आंसर होगा। चेक कर लीजिएगा, मैंने बता दिया, बड़ा आसान है। थोड़ा भी वेव वगैरह पढ़े होंगे तो आइडिया लग गया। ओके, तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कुछ अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मजा आया होगा पढ़ के मेरे बच्चों, बताइएगा कैसा लगा। अब इसके बाद आगे आएगा रे ऑप्टिक्स। ठीक है, आगे कल से रे ऑप्टिक्स भी आएगा। आप लोग सारे बच्चे बोलेंगे तो रे ऑप्टिक्स भी आएगा। हाँ, फ्रेंड्स में शेयर करिएगा इस वीडियो को, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, आपसे आशा करता हूं। और इस व्हाट्सएप नंबर पे ना मैसेज कर दीजिएगा, हम लोगों को कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होगा तो हम लोग सपोर्ट करेंगे। और प्ले स्टोर से एमिंग हाई ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा डिटेल कोर्स वगैरह के लिए। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।